गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम अनुष्का यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन्कोजीन्स के बारे में। ऑन्कोजीन जो नॉर्मल सेल के अंदर प्रोटो ऑन्कोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनका जो फंक्शनैलिटी होता है वो सेलुलर प्रोलिफरेशन के साथ कनेक्टेड है। अगर ऑन्कोजीन के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन में एक्चुअली कोई भी म्यूटेशन होती है तो इनके अंदर हमें गेन ऑफ फंक्शनैलिटी देखने को मिलता है, और जो म्यूटेशन इनमें होती है उस म्यूटेशन को हम कहते हैं डोमिनेंट म्यूटेशन। डोमिनेंट म्यूटेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इस जीन के किसी एक एलील के अंदर भी म्यूटेशन होती है तो भी इनमें गेन ऑफ फंक्शनैलिटी हमें देखने को मिलेगा, और इसी गेन ऑफ फंक्शन की वजह से ये प्रोटोऑन्कोजन ऑन्कोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एक्सेसिव सेलुलर प्रोलिफरेशन कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका रेगुलेशन और इनके बारे में पढ़ना बहुत नेसेसरी है हमारे लिए। तो मेनली हमारे जो ऑन्कोजन है उनके में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ऑन्कोजन की इफेक्ट की वजह से सेलुलर प्रोलिफरेशन होगा, सेलुलर डिवीजन बढ़ जाएगा, हमारी जो सेल है उसका सेल साइकिल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। अब बात आती है कि क्या पॉसिबल रीजन है जिस वजह से हमारा प्रोटो ऑन्कोजन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, प्रोटो ऑन्कोजन से ऑन्कोजीन में कन्वर्जन होने के लिए हमारे पास क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे मेजर रीजन तो हमारा यही है ऑन्कोजीन में इसके कन्वर्जन के लिए कि इनमें किसी भी तरीके की हो सकता है म्यूटेशन आ गई। ठीक है, जीन के अंदर अगर कोई म्यूटेशन आई है तो ऑब्वियस सी बात है उस म्यूटेशन की वजह से ही हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऑन्कोजीन का एक्सप्रेशन एलिवेट हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉसिबल रीजन हो सकता है कि हमारे जीन के अंदर डुप्लीकेशन हो गया है। डुप्लीकेशन बोले तो कि पहले हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन की मान लीजिए जीनोम के अंदर एक कॉपी प्रेजेंट थी, अब उसकी डुप्लीकेशन की वजह से दो कॉपी है या मल्टीपल कॉपी वहां पे हो सकती है, जिस वजह से उसका एक्सप्रेशन एलिवेट हो गया है ना। तीसरा हमारा पॉसिबल रीजन होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का सिंपल मतलब ये है कि आपको पता है कि हमारे जीनोम के अंदर कुछ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जंपिंग जीन्स, या हम उन्हें जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट और ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। उनकी वजह से हमारे जीन की लोकेशन समटाइम चेंज होती रहती है। तो ट्रांसलोकेशन की वजह से भी प्रोटो ऑन्कोजन का ऑन्कोजन में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटो ऑन्कोजन कौन से हैं, जैसे कि मिक जीन है, टीआरके जीन है। टीआरके जीन मतलब ट्रोपोमायोसिन रिसेप्टर काइनेज, रैस जीन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपकी प्रोटो ऑन्कोजन है। तो अब हम देखते हैं कि मेजर म्यूटेशन या कैसे ऐसे कौन से हमारे रीजन है जो प्रोटो ऑन्कोजन को ऑन्कोजन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, पहला हमारा पॉसिबल रीजन हो सकता है जीन म्यूटेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोजिशन। ट्रांसलोकेशन की अगर बात करें तो ट्रांसलोकेशन का हमने अभी बताया था कि ट्रांसलोकेशन के लिए हमारे ट्रांसपोजोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोजिशन होता है तो जो भी हमारे जीन है या जो हमारे प्रोटीन बनने वाले हैं प्रोटो ऑन्कोजन से, इनका क्या हो जाएगा, इनका हम लोग कहते हैं कि एक्सप्रेशन इनिशिएट हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? नॉर्मल कंडीशन में प्रोटोजन और प्रोटो ऑन्कोजन की रिप्रेसर बन रहे थे, वो रिप्रेसर उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन ट्रांसलोकेशन की वजह से अब वो रिप्रेसर का एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वो जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगा और वो ऑन्कोजन बन जाएगा, है ना। जीन एम्प्लीफिकेशन का अभी हमने बात करी कि प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जीन की कॉपीज बढ़ गई है डुप्लीकेशन की वजह से। पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे हमारा पॉसिबल रीजन हो सकता है ना। इस चीज को और भी अच्छे से हम लोग जेनेटिक लेवल पर देखते हैं। जेनेटिक लेवल पर आपको पता है कि मान लीजिए हमारे पास ये है प्रोटो ऑन्कोजन का जीन। ठीक है, ये हमारा प्रोटो ऑन्कोजन का जीन है। ठीक है, अब आपको पता है हर एक जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास रिप्रेसर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिप्रेसर कहाँ प्रेजेंट होता है? रेगुलेटरी रीजन के अंदर। रेगुलेटरी रीजन के अंदर ऑपरेटर भी होता है, ऑपरेटर के साथ साथ रिप्रेसर भी होता है। ठीक है, अगर रिप्रेसर का जीन वहां पर प्रेजेंट है तो उससे रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, और रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा तो वो उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा, है ना। अगर आपने लैक ओपेरॉन पढ़ा है, ट्रिप ओपेरॉन पढ़ा है, तो ये जो इमेज है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमारे पास ये जो आपको ब्लू में दिखाया गया है ये है प्रोटो ऑन्कोजन, इसके आगे हमारी रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटोजन ऑन्कोजन से हमें पता है प्रोटीन बनेगा, जो जिससे हमारा प्रोटो ऑन्कोजन प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने कहा था पहली कंडीशन प्रोटो ऑन्कोजन का ऑन्कोजन में कन्वर्जन। पहली कंडीशन क्या है, मान लीजिए कोई म्यूटेशन हो गई है,
कोई डिलीशन हो गई है, ठीक है। म्यूटेशन कहाँ हो गई है, ये हमारा जीन था प्रोटोऑन्कोजेन का, इसके अंदर म्यूटेशन हो गई, यहाँ पे सिंगल मान लीजिए पॉइंट म्यूटेशन हुई है। पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आप प्रोटीन में भी म्यूटेशन देख पा रहे हो, और इस म्यूटेशन की वजह से हम देख पा रहे हैं कि इसका जो फंक्शन है वो ऑल्टर्ड हो गया। और फंक्शन ऑल्टर्ड हो गया है तो इट मे बी पॉसिबल कि वो सेल को प्रोलिफरेट कराए जा रहा है, ठीक है। दूसरा रीजन हमने पढ़ा था कि जीन का डुप्लीकेशन हो गया। आप देख पा रहे हो कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास जीन की एक ही कॉपी प्रेजेंट थी, डुप्लीकेशन की वजह से यहाँ पर कितनी सारी कॉपीज आ गई हैं, और इसी वजह से हमने देखा कि प्रोटीन का एक्सप्रेशन एलिवेट हो गया, ठीक है। और हम मान के चल रहे हैं कि अगर ये प्रोटोऑन्कोजेन सेल के प्रोलिफरेशन के लिए काम कर रहा था, तो जहां एक प्रोटीन सेल प्रोलिफरेशन करा रहा था, अब हमारे पास कितने सारे प्रोटीन है, तो आप सोच सकते हो कि सेल कितना ज्यादा प्रोलिफरेट करेगी, यानी कि उसका जो कैपेबिलिटी है प्रोलिफरेशन को कितना एनहांस हो जाएगा। तीसरा कंडीशन हमने कहा था ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की कंडीशन आप ऐसे सोच सकते हो, मान लीजिए हमारा कोई ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, वो हमारे रेगुलेटरी जीन और हमारे प्रोटोऑन्कोजेन के बीच में यहाँ पर आ गया है, तो रेगुलेटरी जीन इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट नहीं कर पा रहा, और एज ए रिजल्ट हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज हो गया है ना। तो ये भी हमारा पॉसिबल रीजन हो सकता है कि सेलुलर प्रोलिफरेशन हो जाए। दूसरा क्या है कि हमारा जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो इस रिप्रेसर प्रोटीन में ही यहाँ पर कहीं ट्रांसलोकेट हो गया, उसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन का एक्सप्रेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इससे भी क्या होगा कि मान लीजिए रिप्रेसर प्रोटीन में समवेयर यहाँ पर हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आ गया, तो उसने रिप्रेसर प्रोटीन का क्या कर दिया, सप्रेशन कर दिया। तो इस वजह से भी हो सकता है कि हमारे पास प्रोटीन का एक्सप्रेशन बढ़ गया, और इसमें ये भी हो सकता है कि हमारा जो प्रोटोऑन्कोजेन है उसमें कोई म्यूटेशन भी यहाँ पर आ गई, उसकी सीक्वेंस भी चेंज हो गई, जिसकी वजह से उसका फंक्शनैलिटी भी ऑल्टर होगा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे ऑन्कोजेन के ऑन्कोजेन कैसे काम करता है। अब बात करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमारे पास बहुत सारे वायरस होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हम माइक्रोब्स पढ़ते हैं जिनकी वजह से कैंसर कोज होता है। वायरस आर वन ऑफ देम। अब वायरस जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, उसी की बिहाफ पे हमने डिवाइड किया कि डीएनए कंटेनिंग वायरस है या आरएनए कंटेनिंग वायरस है जो कैंसर को कॉज करे। ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। डीएनए कंटेनिंग वायरस की कैटेगरी में हमारे पास आता है हेपेटाइटिस बी वायरस जो लिवर कैंसर कोज करता है, पैपिलोमा वायरस जिसको HPV वायरस भी कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर होता है, एप्स्टीन बार वायरस बुर्किट लिम्फोमा, पॉलीमा वायरस ब्लैडर कार्सिनोमा, SV वायरस जिसे ब्रेन ट्यूमर होता है, हर्पस वायरस कापोसी सिरमा। एक्चुअली जो SV वायरस है ये हमारा RNA कंटेनिंग वायरस है, सो आप इसको शिफ्ट कर ले, ठीक है। RNA कंटेनिंग ऑन्कोवायरस में HTLV ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस जो हमारा अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया क्रिएट करता है, यानी कि कॉज करता है। साइमन वायरस 40 नॉन हॉजकिन लिम्फोमा या ब्रेन ट्यूमर आपको इससे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस इमेज में हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ऑन्को वायरस प्रोटो ऑन्कोजन के ऑन्कोजन में कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली ऑन्को वायरस, हम उनको ऑन्को वायरस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रोटो ऑन्कोजन से ऑन्कोजन में कन्वर्जन कराते हैं, और इसीलिए मैंने स्लाइड को यहाँ पे रखा है ताकि आप समझ पाओ कि वायरस फैक्टर की वजह से, वायरल फैक्टर की वजह से किस तरीके से एक नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ दिस ऑन्कोजीन। तो सबसे पहली कंडीशन जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है उसमें हमें एक नॉर्मल स्टेट दिखाई हुई है। नॉर्मल स्टेट हमने कहा था ये हमारा डीएनए का सेगमेंट, और हमें पता है डीएनए सेगमेंट में हमारे पास एक रेगुलेटरी सेगमेंट होता है और एक हमारा जीन एक्चुअल जो प्रेजेंट, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्रोटॉन को जीन प्रेजेंट है और यहाँ पर उसके रिप्रेसर का जीन प्रेजेंट है। नॉर्मल कंडीशन में इस रिप्रेसर वाले जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, उससे एमआरएनए बना और एमआरएनए से बना हमारा रिप्रेसर। ये रिप्रेसर इस प्रोटोऑन्कोजन पे जाके बाइंड कर रहा है, और ये बाइंड कर रहा है इसीलिए हम क्या देख पा रहे हैं कि प्रोटोऑन्कोजन का एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा। प्रोटोऑन्कोजन का अगर एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है तो नॉर्मल कंडीशन में ऑब्वियसली बात है सेल प्रोलिफरेट नहीं कर पा रही कंटिन्यूस मैनर के अंदर, तो वहां पर हमें कोई भी कैंसर का कॉज देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या हुई यहाँ पर, दूसरी कंडीशन में हमने कहा कि फर्स्ट हिट हुआ, यानी कि पहला इंसर्शन हुआ हमारे वायरल वेक्टर का। अब वायरल फैक्टर का इंसर्शन कहां पर हुआ है, वायरल फैक्टर का इंसर्शन हुआ है प्रोटोऑन्कोजन के जीन में, ठीक है। प्रोटोऑन्कोजन के जीन में वायरल फैक्टर का इंसर्शन हो गया, जिस वजह से इस
प्रोटोऑन्कोजन में हो गई म्यूटेशन और अब ये कन्वर्ट हो गया है ऑन्कोजीन में। लेकिन अभी भी ये ऑन्कोजन हमारा कैंसर को कॉज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारा रिप्रेसर प्रॉपरली काम कर रहा है, और रिप्रेसर प्रॉपरली काम कर रहा है तो रिप्रेसर प्रोटीन भी बन रहा है, और रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है तो वो ऑन्कोजीन को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। तो हमने देखा कि कोई भी कैंसर यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन सेकेंड हिट के अंदर हमारा जो वायरस फैक्टर है, सपोज कीजिए वो रिप्रेसर वाले रीजन के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। अगर वो इस रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ है तो रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बन पाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो ऑन्कोजन अपना एक्सप्रेशन शो कर पाएगा, जिससे हमारे वो प्रोटीन बनेंगे जो सेल को डिवाइड कराने के लिए, प्रोलिफरेट कराने के लिए इनफ है। सो ऐसी कंडीशन में हमें कैंसर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे ऑन्को वायरस प्रोटो ऑन्कोजन को ऑन्कोजन में कन्वर्ट कराते हैं और एक नॉर्मल सेल का सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन करा देते हैं। ठीक है, अब हम रेगुलेशन देखते हैं कि कौन से डिफरेंट टाइप के ऑन्कोजीन है जो सेलुलर लेवल पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये। अगर आप CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस इमेज से, सिंगल इमेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल है कि आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर यहाँ से देख लें। तो देखिए इस इमेज में हो क्या रहा है। ये इमेज में हमारी ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम PM से दिखा देते हैं, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर किसका है? ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को हम EGFR भी कहते हैं। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर कोई भी ग्रोथ फैक्टर आके बाइंड करेगा और अंदर हमारा सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट हो जाएगा। इस सिग्नलिंग कैस्केड में हमें जो डिफरेंट टाइप के ट्यूमर सप्रेसर जीन है और जो ऑन्कोजीन है, उन दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पे लगाया हुआ है, जो हमें ये बता रहा है कि कैसे ट्यूमरोजेनेसिस होता है, ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है। तो उसको एक सिग्नलिंग पैथवे की फॉर्म में यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। सो मेक श्योर आप इस इमेज से गो थ्रू हो, इसको अच्छे से समझे कि कैसे एक्चुअल में सेलुलर लेवल पर ट्यूमर का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके सरफेस पर बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। ग्रोथ रिसेप्टर इज वन ऑफ देम। ग्रोथ रिसेप्टर ग्रोथ फैक्टर को ही क्या करता है? रिसीव करता है, और इन्हीं ग्रोथ फैक्टर को रिसीव करने के बाद इसमें सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है? सिग्नलिंग पैथवे है जिसमें ट्यूमरोजेनेसिस को यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ट्यूमर सप्रेसर जीन और ऑन्कोजीन काम कर रहे हैं और उनकी वजह से हमें यहाँ पर ट्यूमरोजेनेसिस देखने को मिल रहा है। तो हमें जो ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, ये ब्लू कलर में हमारे क्या है? ब्लू कलर के अंदर आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन है, सॉरी ट्यूमर सप्रेसर जीन ही ऑन्कोजीन है, और रेड कलर के अंदर हमारे क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ठीक है, यस, रेड कलर के अंदर, लेट मी क्लियर इट, रेड कलर के अंदर हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन है और ब्लू कलर के अंदर हमारे ऑन्कोजीन है। ठीक है जी, ओके। अब हम देखते हैं किस तरीके से सिग्नलिंग कैस्केड हमारा काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि मान लीजिए यहां से हमारा सिग्नल कैस्केड इनिशिएट हो रहा है। जब ये ग्रोथ फैक्टर किसी ग्रोथ फैक्टर को रिसीव करता है तो अंदर हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन और ऑन्कोजीन का एक्सप्रेशन होता है। तो सबसे पहले हम इस पैथवे को लेते हैं। इस पैथवे में हमने क्या देखा कि हमारे पास एक प्रोटीन है, एक्चुअली काइनेज है, जिसको हम कहते हैं PI3 काइनेज। ठीक है, ये PI3 काइनेज एक्चुअली सेलुलर प्रोलिफरेशन कराता है। अगर सेल के अंदर PI3 के का एक्सप्रेशन एलिवेट होता है तो इस PI3 के एक्सप्रेशन की एलिवेशन की वजह से PKB प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा, और PKB प्रोटीन के एक्टिवेशन की वजह से हमारी जो सेल है वो प्रोलिफरेट करती है। इसीलिए सेल के अंदर PKB का लेवल मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है हमारे पास P10, इस P10 से आपके प्रीवियस CSIR के अंदर क्वेश्चन भी आया है कि P10 किस तरीके से काम करता है। ठीक है, P10 बेसिकली है कि एक लिपिड फॉस्फेटेज है। ठीक है, एक साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज, ये हमारा लिपिड फॉस्फेटेज है जो रेगुलेट करता है एक्चुअली। ठीक है, कैसे रेगुलेट करेगा? PKB के एक्सप्रेशन को ये रेगुलेट करता है। ये PKB के एक्सप्रेशन को एलिवेट नहीं होने देता। ठीक है,
वही आप देख पा रहे हो, अगर पीकेबी का लेवल इंक्रीज हुआ तो हमने कहा था कि सेल प्रोलिफरेट करे। कैसे प्रोलिफरेट करेगी? ऑब्वियस सी बात है, सेल एपोप्टोसिस को कंडक्ट नहीं होने देगी, है ना। तो हमारा जो पीकेबी का एलिवेटेड लेवल है वो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करके सेलुलर प्रोलिफरेशन को प्रमोट करता है। ये तो हो गया हमारा एक पाथ। हम श्योर इससे आप समझ पाए होंगे हमने क्या कहा। ग्रोथ फैक्टर की वजह से सिग्नलिंग कैस्केड इनिशिएट होता है, और सिग्नलिंग कैस्केड में एक हमारे पास प्रोटीन है PI3 के प्रोटीन। इस PI3 के प्रोटीन जो कि एक लिपिड काइनेज है, क्या है ये? एक लिपिड काइनेज है। इस लिपिड काइनेज का एक्टिवेशन होगा। इस लिपिड काइनेज का जैसे ही एक्टिवेशन होता है, ये हमारे पीकेबी प्रोटीन का एक्टिवेशन करा देता है। ठीक है, पीकेबी प्रोटीन के एक्टिवेशन की वजह से एपोप्टोसिस इनहिबिट होता है और सेलुलर प्रोलिफरेशन इंक्रीज होता है। सेलुलर प्रोलिफरेशन क्यों इंक्रीज होगा? अब इसका दूसरा पैथवे भी हम देख लेते हैं कि ये MDM2 के प्रमोशन करता है, MDM2 प्रोटीन का प्रमोशन करता है। MDM2 प्रोटीन याद है आपको? MDM2 प्रोटीन हमारा क्या था? जो P53 का यूबिक्यूटाइनेशन करा रहा है। यूबिक्यूटाइनेशन यानी कि उसका डिग्रेडेशन करा है। अब सोचिए MDM2 प्रोटीन का अगर एक्सप्रेशन बढ़ा तो ये P53 को इनहिबिट करेगा। P53 हमारा क्या करवा रहा था? एपोप्टोसिस करा रहा था। 3 फंक्शन देखे थे हमने P53 के, तो ये P53 के फंक्शन को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, जिससे अगेन एपोप्टोसिस क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। तो पीकेबी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एपोप्टोसिस को इनहिबिट करा रहा है और सेलुलर प्रोलिफरेशन को प्रमोट करा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पाथवे। अब देखिए, तीसरा हमने देखना है रैस पाथवे। हमने कहा था जो रैस है हमारे पास, रैस क्या है? रैस भी एक ऑन्कोजीन है। अगर रैस ऑन्कोजीन है यानी कि इसका एक्सप्रेशन एक्टिवेट होगा तो ये रैक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, विच इज अगेन ऑन्कोजीन। रैक प्रोटीन का अगर एक्सप्रेशन हुआ तो ये जीन का एक्सप्रेशन कराएगा, और जीन का एक्सप्रेशन कौन से जीन का एक्सप्रेशन कराएगा? जो सेल का प्रोलिफरेशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि रैस प्रोटीन भी रैफ एक्टिवेशन करा के जीन एक्सप्रेशन करा रहा है। जीन एक्सप्रेशन कैसे करा रहा है? प्रमोटिंग फैक्टर का यहाँ पर एक्टिवेशन करा रहा है, और जिस वजह से सेलुलर प्रोलिफरेशन हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा पैथवे जिसमें कहा था मिक जीन की हमने बात करी थी। मिक जीन भी क्या था? प्रोटोन को जीन था। तो प्रोटोन को जीन में हमारा मिक जीन है। मिक जीन का जैसे ही एक्टिवेशन होता है, मिक जीन भी क्या कराता है? सेलुलर प्रोलिफरेशन कराता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बाय द एक्टिवेशन ऑफ दोज प्रोटीन्स, by the activation of those genes which are responsible for the cellular proliferation। ठीक है, दूसरा हमारा जो मिक जीन है वो टीलोमरेज एंजाइम को भी यहाँ से एक्टिवेट करेगा, जो इमोर्टलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमने कहा था सेल, हमारी जो कैंसर सेल होती है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो इमोर्टल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप के ट्यूमर सप्रेसर जीन और हमारे जो प्रोटोन को जीन है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और भी अगर देखें तो अगर हमारा P53 एक्टिवेट होता है, अगर वो एक्टिवेट होता है तो P21 को एक्टिवेट करता है। P21 सेलुलर प्रोलिफरेशन को रोकता है और डीएनए को रिपेयर कराता है। इस सेक्शन से भी आपके CSR में क्वेश्चन आया है कि P21 का क्या फंक्शन है? वो डीएनए डैमेज को रिपेयर कराता है। तो यहां से हम अगर यहाँ पर क्लासीफाई करना चाहें तो हमारे ऑन्कोजीन में कौन कौन से ऑन्कोजीन यहाँ पे दिए हुए हैं? सबसे पहला हमारा ऑन्कोजीन है PI3K, जो कि एक लिपिड काइनेज है। ये किसका एक्टिवेशन कराता है? पीकेबी का, जो कि अगेन हमारा ऑन्कोजीन है। ऐसे ही ये फिर किसका एक्टिवेशन करेगा? MDM2 का, जो P53 के रेगुलेशन, P53 के लेवल का रेगुलेशन करता है, उसके लेवल को सप्रेस करता है। देन हमने पढ़ा रैस प्रोटीन। रैस प्रोटीन किसका एक्टिवेशन कराएगा? रैफ का। और इसी तरीके से ये हमारा मिक जीन किसका? यहाँ पे टीलोमरेज का। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? जो सेलुलर प्रोलिफरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो इलोंगेशन फैक्टर 2, क्योंकि ये भी सेलुलर प्रोलिफरेशन हमारा इंक्रीज करता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? ऑन्कोजीन है। और अब हम ट्यूमर सप्रेसर जीन की बात करें तो TSG की बात करें तो इस इमेज में कौन कौन से हमें ट्यूमर सप्रेसर जीन देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहला हमारा P10 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि P10 रेगुलेट कर रहा है पीकेबी के लेवल को। ये पीकेबी के लेवल को बढ़ने नहीं देता। ये क्या है? एक लिपिड फॉस्फेटेज है। ठीक है, P10 के बाद हमने देखा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गार्जियन ऑफ सेल P53, इसको रेगुलेट करने वाला है हमारा। P53 रेगुलेट करता है P21 को। फिर उसके बाद हमारा PRB यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा। इसी तरीके से हमारा BRCA1 और BRCA2 जो थे, जो ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोकते हैं। और एक होता है हमारा NF1। ये सारे
के सारे क्या है हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो सेल के प्रोलिफरेशन को होने से रोकेंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में ही कि क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की वजह से हमारा जो प्रोटॉन कुजन है उसका ऑनकोजन में कन्वर्जन होता है। ये स्लाइड मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये जो बुर्किट लिम्फोमा एप्स्टीन बार वायरस से कॉज होता है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए जरूरी हो जाता है इस इमेज को देखना कि किस तरीके से क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन एक्चुअली कंडक्ट होता है। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन का सिंपली मतलब ये है कि एक जीन का सेगमेंट अगर दूसरे जीन के अंदर ट्रांसलोकेट हो जाए, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, बर्किट लिम्फोमा एक्चुअली क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल है, जिसमें क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 8 और क्रोमोसोम नंबर 14 के बीच में। होता क्या है, हमारे पास अभी हमने देखा एक जीन है जिसका नाम है मिक जीन। ये मिक जीन क्या है, एक प्रोटोऑन्कोजन है। इस प्रोटोऑन्कोजन का ऑन्कोजन में कन्वर्जन होता है। कैसे होता है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की वजह से। कैसे हो रहा है, ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 8 है, ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 14 है। अब इस क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर हमारे पास यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन चेन प्रेजेंट होती है, यानी कि वो जीन प्रेजेंट है जो इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए काम करेगा। ठीक है, ट्रांसलोकेशन की वजह से ये जो सी मिक जीन है ना, इसका ट्रांसलोकेशन हो जाता है फ्रॉम द क्रोमोसोम नंबर 8 टू क्रोमोसोम नंबर 14। एज ए रिजल्ट अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन की चेन भी प्रेजेंट है, सी मिक भी प्रेजेंट है। तो इस सी मिक जीन का प्रोलिफरेशन हो जाता है, यहाँ से सी मिक जीन का एक्सप्रेशन एलिवेट हो जाता है। जो प्रोटोऑन्कोजन अभी तक हमारा क्या था, सप्रेस था, उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा था, रिप्रेसर उसको कंट्रोल कर रहा था, उसकी ट्रांसलोकेशन की वजह से सी मिक जीन का एक्सप्रेशन हो गया। उसी चीज को अगर आप जेनेटिक लेवल पर देखना चाहें तो ये देखिए, ये बात करें हम क्रोमोसोम नंबर 14 की। क्रोमोसोम नंबर 14 के अंदर हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन की हैवी चेन किस तरीके से अरेंज होती है। ठीक है, कैसे हमारी अरेंज है कि यहाँ पर देख रहे हो आप, ये हमारी हैवी चेन और हमारी लाइट चेन का अरेंजमेंट होता है ना। और ये हम देख पा रहे हैं कि बुर्किट लिम्फोमा के अंदर ट्रांसलोकेशन के बाद सी मिक जीन का और हमारी हैवी चेन का कैसे अरेंजमेंट यहाँ पे हो रखा है। ये सी मिक का हमारा एक्सोन हो गया, यहाँ पर सी एक्सोन हमारा किसका हो गया, हमारी क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर जो इम्यूनोग्लोबुलिन की हैवी चेन थी उसका, और इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन हुआ, प्रमोशन हुआ, यानी कि सेल का प्रोलिफरेशन हो पाएगा। तो इस तरीके से क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होती है इन केस ऑफ बुर्किट लिम्फोमा। अब ये है टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। क्या इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके अंदर कैंसर से जुड़े हुए जो जीन्स है उनके बारे में यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जीन्स दिए हुए हैं, उनकी फंक्शनैलिटी दी हुई है। हर एक जीन इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छे से देखिए कि किस तरीके का जीन प्रोडक्ट हमें उन पर्टिकुलर जीन से देखने को मिलेगा। जैसे हमने अभी लास्ट वाली स्लाइड के अंदर बात किया था कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर किसका हमने देखा था, ग्रोथ रिसेप्टर थे। तो ग्रोथ रिसेप्टर के ऊपर ग्रोथ फैक्टर भी बाइंड कर रहा होगा, तो कौन सा ग्रोथ फैक्टर बाइंड करता है, सिस नाम का ग्रोथ फैक्टर है, जिसकी वजह से हमारा आगे पूरा जो सिग्नलिंग कैस्केड था वो इनिशिएट हो रहा था। बेसिकली क्या है, अ फॉर्म ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, पीडीजीएफ, जो कि किस पे बाइंड करेगा, पीडीजीएफआर के ऊपर बाइंड करेगा। ठीक है, और भी हमारे पास ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले FMS1, ERB न्यू, ERB A, जो कि ERB A है, ये याद रखना है आपने, थायराइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर की तरह काम करता है। ERB B जो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, EGF का ये होमोलोगस है हमारा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ये एक्चुअली। ठीक है, देन न्यू प्रोटीन HER रिलेटेड EGF रिसेप्टर है। HER2 एक्चुअली है क्या, HER2 एक एंजियोजेनिक फैक्टर है हमारा। हमने कहा था ना सेल हमारा एंजियोजेनिक फैक्टर को रिलीज करती है, तो उसके लिए HER2 हमारा एंजियोजेनिक फैक्टर रिसेप्टर कौन सा होता है, NEU होता है। सिग्नल ट्रांसड्यूसर है हमारे पास में SRC, जो टायरोसिन काइनेस है। ABL अगेन एक टायरोसिन काइनेस की तरह काम कर रहा है। HRAS GTP बाइंडिंग प्रोटीन विद JTPase एक्टिविटी। NRAS GTP बाइंडिंग प्रोटीन विद JTPase एक्टिविटी। एंड KRAS भी हमारा GTP बाइंडिंग प्रोटीन है जिसके पास JTP एक्टिविटी है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो अगेन सेलुलर प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें हमारा जर्न, फोर्स और मिक आपने बिल्कुल याद रखना है। मिक आपने याद रखना है, DNA बाइंडिंग प्रोटीन है हमारा जो रेगुलेट करता है। अब हमारी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में, जो सेलुलर प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा डिस्कस किया हमने। TP53 जिसको P53 भी कहा जाता है। DCC है जो कोलोन कार्सिनोमा का सप्रेशर करता है। APC हमारा जो एडिनोमेटस पॉलीपोइसिस का सप्रेसर होता है यहाँ पर। NF1 है न्यूरोफाइब्रोमाइटोसिस का सप्रेसर है। WT1 है हमारे पास विल्म ट्यूमर को सप्रेस करता है। फिर हमारे पास है वो जीन जो प्रोग्राम सेल डेथ कराते हैं, यानी कि एपोप्टोसिस
एपोप्टोसिस कराएंगे। अगर एपोप्टोसिस करा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है सेलुलर प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर रहे हैं, और सेलुलर प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर रहे हैं मतलब कैंसर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास BCL2 फैमिली के मेंबर्स आते हैं, जो इसमें हमारे पास एंटी एपोप्टोटिक की हम मेनली बात कर रहे हैं, प्रो एपोप्टोटिक की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो एंटी एपोप्टोटिक और प्रो एपोप्टोटिक दो तरीके के हमारे पास होते हैं। तो इसमें हम लोग प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहा है। हालांकि BCL2 फैमिली के अंदर एंटी एपोप्टोटिक भी होती है। BCL2 हो गया जो एपोप्टोसिस को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। BCLXL है, बेक्स है, बीम है, प्यूमा है। तो इनमें से BCL2 फैमिली में कुछ हमारे एंटी एपोप्टोटिक होते हैं, कुछ हमारे प्रोमोटर होते हैं जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सो मेक श्योर आप इनको समराइज करें, इनको अच्छे से याद करें, क्योंकि एग्जाम में आपके इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं।